Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो है एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक, कृषि का योगदान, यानी इंडिया के जीडीपी के अंदर, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर इसका क्या योगदान है। उससे पहले हम ये टॉपिक भूदान और ग्रामदान जो कल हम शुरू कर चुके थे उसके विषय में मैं डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ। इसमें भूदान और ग्रामदान एक तरह का एक आंदोलन रहा है। इसमें महात्मा गांधी जी के एक आध्यात्मिक अनुयायी विनोबा भावे जी के प्रयासों से ये सब सफल हुआ, क्योंकि विनोबा भावे जी का विश्वास था कि ग्राम स्वराज एक ऐसी अवधारणा है जो महात्मा गांधी जी के विचारों से मेल खाती है। उसका अगर हम अपने गाँव के अंदर उसका विकास देखने को मिले या उसकी अवधारणा को हम चरितार्थ करें या उसको लागू करें तो डेफिनेटली गांव के अंदर एक बहुत ही अच्छा परिवेश का निर्माण हम कर पाएंगे। इसका मतलब था कि जो गांव में भूमिहीन या कम जमीन के जो मालिक किसान हैं उन लोगों को जमीन अवेलेबल कराना, जो खास तौर पे बड़े जमींदार होते थे उनकी जमीनें उनको प्रोत्साहित करना कि वो जमीनें उन गरीब लोगों के अंदर बांट दें। एक बार आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक एक गांव के अंदर ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने वहां लोगों को मोटिवेट किया कि भी ग्रामदान और जैसे कि भूदान, इसके लिए जमीन दान करने के लिए। तो सबसे पहले गरीब परिवारों के कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ जमीन प्रोवाइड करवाइए। तो उन्होंने तुरंत उनसे ये वायदा किया कि भाई आने वाले समय में अगर आप सहकारी खेती करते हैं तो डेफिनेटली मैं भारत सरकार से आपके लिए एक निवेदन करूंगा कि वो आपको जमीन उपलब्ध करवाएं। तो उसी समय पर रामचंद्र रेड्डी नामक एक जो है जमींदार वहां खड़े हुए, उन्होंने 80 एकड़ जमीन तुरंत गांव वालों में बांट दी, जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण कहलाता है। इसी को भूदान के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी जी की डेथ होने के बाद उनकी इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत की उन्होंने पैदल यात्राएं की, लोगों को मोटिवेट किया ग्रामदान करने के लिए, भूदान करने के लिए। जिन जमींदारों ने पूरा गांव का गांव जो है भूमिहीन श्रमिकों को दिया उन्हें ग्रामदान कहा जाता है, और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दिया उसे भूदान कहा जाता है। इसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद। इसका मीनिंग क्या है? ये 3 क्षेत्रक जो होते हैं हमारे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आता है कृषि है, पशुपालन है, डेयरी है, मछली पालन है, जो जमीन से जुड़े हुए विषय हैं, खदानें हैं। उद्योग के अंदर जो फैक्ट्रीज आती हैं, कारखाने, जिसके अंदर कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त करके और उसका रूप परिवर्तित करके उसको कीमती बनाया जाता है। इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। जब ये दोनों सेक्टर अपना काम कर चुके होते हैं, कृषि और उद्योग, उसके बाद में परिवहन सेवाओं की जरूरत पड़ती है। परिवहन सेवाओं में भी भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया में की बहुत ही चिंताजनक विषय की बात है इसके अंदर कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद लोगों की संख्या तो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इससे लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या घट रही है। यानी एक तरह से इसमें इनकम का सोर्स कम है। यहाँ पे हम ये बात देखें कि लगभग 60% जनसंख्या को ये रोजगार देती है, लेकिन फिर भी इससे इनकम कम होती है। तो ये चीज़ हमारे लिए चिंताजनक विषय है। जबकि दूसरे देशों के अंदर वहाँ के किसानों को सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, उन्हें बचत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उनके आर्थिक हालात, कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस, रशिया, तो वहाँ के लोगों के हालात काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इंडिया में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। इसमें हम एक 2002 से 2007 के एक डाटा से ये चीज़ समझ सकते हैं। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 4%, उद्योग का 9.5% और सेवाएं जो है 9.1। यानी उस समय 2007 में 9.5 तक पहुंच गया उद्योग, और जो सर्विस सेक्टर है वो 9.1 तक। जबकि कृषि क्षेत्र कितना कम रह जाता है, इससे साफ साफ जाहिर है कि सकल घरेलू उत्पाद में अब कृषि का क्षेत्र जो है घट रहा है, और उससे अंधकार में भविष्य, किसानों का अंधकार में भविष्य नजर आता है। इसमें ये बात सामने आती है कि जो भारतीय किसान है वो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बचत बहुत कम है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालात से उन्हें गुजरना होता है। और अब सरकार की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं
कि उन्होंने सब्सिडी को धीरे धीरे करके कम किया है और इससे उत्पादन लागतें किसान की बढ़ रही हैं। उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से उसकी बचत और भी कम हो रही है। इसके बाद में जैसे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से करने की ज़रूरत महसूस होती है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको एक कानून के रूप में मान्यता देना। और इसके बाद में हम आते हैं इस टॉपिक पर खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा की शिकायत है कि जैसे मानव समुदाय वो खाद्य ज़रूरतें पूरा करने के लिए उसको एक तरह से गारंटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि भी सब लोगों को खाद्य ज़रूरतें पूरा होंगी। हमारे इंडिया के अंदर खाद्य सुरक्षा विधेयक भी बाकायदा संसद में लाया गया, उसको प्रमाणित किया गया, लागू किया गया। अब अपने देश के अंदर लगभग 70 से 75% जो जनसंख्या है वो पीडीएस सिस्टम से यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, राशन कार्ड के जरिए सस्ती कीमत पर गेहूं और चावल जैसी जो खाद्य अनाज है वो प्राप्त कर लेती है। तो ये सब किसके प्रयास से हुआ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयास से हुआ है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को इस रूप में भी हमें समझना होगा। अगर खाद्य सुरक्षा के समाज के लिए सुरक्षित है तो डेफिनेटली उसका जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर सुदूरवर्ती प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा में बड़ी चुनौतीपूर्ण हालात रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि अकाल जनित हालात भी हमारे देश के अंदर बार बार रहे हैं, तो उनकी वजह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। खाद्य सुरक्षा में दो तरह का लेवल हम देख पाते हैं। एक है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। एक होता है गरीबी रेखा से नीचे, एक होता है गरीबी रेखा से ऊपर। तो जो राशन कार्ड के जरिए जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है तो बिलो पॉवर्टी लाइन को एक ज़्यादा मात्रा में मिलता है और अबोव पॉवर्टी लाइन को एक कम मात्रा में मिलता है। यानी इनका गरीबी का स्तर ज़्यादा रहता है बिलो पॉवर्टी लाइन में, गरीबी रेखा से नीचे जिन्हें बोला गया है। ये हमारे देश के अंदर जब इसकी शुरुआत में इसका मतलब इस जनगणना के अंदर इसको जुटाया गया, इनके आंकड़े तो लगभग 40% थे, लेकिन अब गरीबी रेखा के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं। ये एक पॉजिटिव बात है इंडिया के लिए। तो अबव पॉवर्टी लाइन में वे लोग आते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं। तो इस तरह से हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो इन दोनों चीज़ों से प्रकट होती है। ग्रामीण स्तर में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको डिक्लेयर करने के लिए इस तरह का सिस्टम रहता है कि जो ग्रामीण स्तर है उसके अंदर 2400 कैलोरी अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसको भोजन की प्राप्ति होती है, प्रति कैलोरी उसको भोजन पोषण स्तर अगर उसको मिल रहा है तो वो माना जाता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, क्योंकि गाँव में देहात में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है। इसके बाद जो दोनों का ये अंतर आप समझ गए होंगे। तो हमारे देश के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है बड़ा चिंतनीय विषय है। हमारे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारे देश के अंदर है, भारतीय खाद्य निगम, ये अनाज को खरीदने का काम करती है। बाकायदा न्यूनतम समर्थन मूल्य लोगों को इसके लिए रखा गया है, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव परिणाम भी सामने आते हैं। जैसे पंजाब के अंदर, हरियाणा में लोग जो किसान है यहाँ पे जल आक्रांतता की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि नहरों के पास में जो पड़ने वाले खेत हैं उनके अंदर नहर का पानी लीक हो रहा है और एक ही प्रकार की खेती लगातार वो करते चले जा रहे हैं, तो भूमि निम्नीकरण का शिकार यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से कुछ चुनौतीपूर्ण विषय हैं। एक सब्सिडी धीरे धीरे कम करते जा रही है गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से किसानों की बचत कम हो रही है, उत्पादन लागत बढ़ रही है और इस तरीके से कुछ चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। इसके बाद है वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव। तो वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इसके अंदर समझना होगा हमें कि जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसका कृषि पे किस तरह का इम्पैक्ट सामने आ रहा है। देखिए अब वर्ल्ड लेवल पर बहुत सी मशीनों का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होता है। रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, पीड़कनाशकी का, सभी तरह के पेस्टिसाइड्स का जो है पर्याप्त मात्रा में जो है इनका इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सभी देश इनको पर्याप्त मात्रा में बना रहे हैं। ये कुछ सेलेक्टेड देश हैं जो इनका निर्माण करते हैं, खासतौर पे यूरोपियन देश, अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इनके बने हुए माल को और सारी दुनिया के अंदर सर्कुलेट करते हैं। यहाँ तक कि हाई यील्डिंग वैरायटीज जो कि उच्च उन्नति किस्में जो हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सिस्टम है वो कुछ जगह पे लागू हुआ है, वो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि किसान को सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के साथ कर लेते हैं तो उनको अपनी फसल बेचने को वो मजबूर होते हैं, चाहे उसके फसल के दाम बेशक कम लगाए जाएं। इसमें जो वैश्वीकरण का कृषि पर ये प्रभाव और क्या इसमें सामने आ सकता है कि जो वैश्वीकरण है वो एक ऐसी प्रोसेस है कि उसमें
सभी देश जो हैं इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एक देश की वस्तुएं दूसरे देश के अंदर जाती हैं, एक देश की सूचनाएं दूसरे देश में पहुंचती हैं, और जो वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को, जैसे जिस देश में जिस वस्तु की कमी है तो वो दूसरे देश से मंगवाता है। तो ग्लोबलाइजेशन है वो कृषि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसका असर आ रहा है, क्योंकि जिन जिन देशों के अंदर जैसे जो इनके अनाज की कीमतें ज़्यादा रहती हैं तो किसान वहाँ तक उसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सरकार की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसको वहाँ तक पहुँचाने में कितनी हेल्प करती है। इसमें जो आपका टॉपिक है इसको हम एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो भूदान ग्रामदान के अंदर आप समझ गए होंगे कि भूदान ग्रामदान विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। एक आंदोलन था जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया था कि या तो गाँव बड़े जमींदार गाँव का दान करें। हालांकि इसमें एक बात नज़र आ रही है कि जो भूमि कानून था, भूमि सीमा कानून, उससे बचने के लिए कुछ जमींदारों ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा दे दिया था ताकि उन पर टैक्स जो है कम लगे। और जो भूदान जो ये आंदोलन है ये दक्षिण भारत से शुरू होकर के लगभग पूरे भारत में फैल गया था। ये महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जी को अपना एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। सकल घरेलू उत्पाद के अंदर देखिए 2002 से 7 का डाटा यहाँ पे है। लगभग किसी भी वर्ष का आप उठा के देख सकते हैं, कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, उद्योगों का योगदान बढ़ रहा है, सेवाओं का योगदान बढ़ रहा है, और आने वाला समय जो है सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा आगे जाने की उम्मीद है। तो इस तरीके से तीनों से मिलकर हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद तय होता है। इसमें पूरे देश में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या फिर पूरे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, नेशनल इनकम, तो वो इन तीनों क्षेत्र को जोड़ करके उसमें तय होता है। अगर ये तीनों क्षेत्र को बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करें तो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, प्रति व्यक्ति आय भी ऊपर उठेगी और राष्ट्रीय जो आय है वो भी बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक खाद्य सुरक्षा एक विधेयक भी हमारी संसद के अंदर लाया गया है। इसके बिना कोई भी जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो मानव समाज में जो है विभिन्न यानी सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत अहम विषय है और कई जगह पर ये चिंतनीय हो जाता है, जैसे अकाल जनित हालात पर या विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे फसलें पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर खाद्य असुरक्षा देखने को मिलती है। उससे निपटने के लिए सरकार ने एक खाद्य प्रणाली को सुनिश्चित किया है, जिसके अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरा है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक होता है कि विपरीत परिस्थितियों में आने वाले समय के दौरान उसको स्टोर करके रख लिया जाता है अनाज को, और उसके आने वाले समय में उनको बांट देते हैं। और इसी तरह से पीडीएस सिस्टम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड के जरिए सस्ती कीमत पर गेहूं और चावल अनाज के तौर पर सर्कुलेट किए जाते हैं आम जनता में। तो इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन का इसमें अंतर है। ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी भोजन जिसको नहीं मिल रहा है, 2400 कैलोरी मतलब उसमें पोषण स्तर अगर नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। और शहरी क्षेत्र के अंदर जो है 2100 कैलोरी पोषण स्तर जिस व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है उसको माना जाता है कि वो शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे है। बाकी लोग जिनको ये पोषण स्तर मिल रहा है वो अबव पॉवर्टी लाइन में आएंगे और इनके लिए इतनी राहत नहीं होती है जितना बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए होती है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में हुड्डा सरकार ने इनको 100 वर्ग गज के प्लाट गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रदान किए, जो कि इस तरह का एक सराहनीय कदम है इनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए। अब आता है वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। जैसे कि विभिन्न देशों ने हाई यील्डिंग वैरायटीज के बीज तैयार किए। इसके अलावा जैसे संकर प्रजातियां मतलब जो एक तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान का परिणाम होती हैं, जैसे हमारे देश के अंदर अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद हैं, कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं या बागवानी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो भी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, संकर प्रजातियों का उद्भव जो देखने को मिला है, तो ये सब वैश्वीकरण का ही परिणाम सामने आ रहा है। इसका बहुत जगह पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। आज हरियाणा और पंजाब जो है गेहूं और चावल में खास तौर पे हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन हरित क्रांति का नेगेटिव परिणाम भी ये है कि इससे जल आक्रांतता की समस्या पैदा हो रही है। जो एक ही प्रकार की फसल बोने को लेकर के लोग ज़्यादा आतुर दिखाई देते हैं और ज़्यादा मतलब लगातार एक प्रकार की फसल बोने से भूमि निम्नीकरण का शिकार भी हो रही है। तो इसका ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक से लेसन नंबर जो आपका इसके अंदर 4 है, लेसन 4 ये उससे बिलोंग करता है। कृषि वाले चैप्टर से आप इसको पढ़ेंगे।
तो इसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है। ये कृषि का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये आज का है 20 अप्रैल 21। थैंक यू।